Welcome to my channel, guys. लास्ट लेक्चर में हम लोग 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट तक देखे थे और इस लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे 1786 के अधिनियम से। 1786 का जो अधिनियम था इसमें जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी गवर्नर जनरल को। 1784 तक जो पिट्स इंडिया एक्ट चल रहा था उसमें कार्यकारिणी परिषद को यह अधिकार दिया गया था कि तुम जो भी निर्णय लेगा उसको गवर्नर जनरल को मानना ही पड़ेगा। लेकिन जब कॉर्नवालिस आए तो कॉर्नवालिस बोले कि हम इतना कम शक्ति में कार्य नहीं करेंगे, तो इसीलिए इनको जो है विशेषाधिकार दिया गया कि अगर तुम कार्यकारिणी परिषद के निर्णय से खुश नहीं है तो तुम अध्यादेश जारी कर सकता है। और कॉर्नवालिस जो है कमांडर इन चीफ और अध्यादेश जारी करने वाले इकलौते गवर्नर जनरल बने। तो कॉर्नवालिस को क्या अधिकार दिया गया कि वो किसी भी विशेष परिस्थिति में जब उसको मान्य नहीं होगा कार्यकारिणी परिषद का निर्णय, तो वो उसके निर्णय को रद्द करके अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। और सेना का प्रमुख इसको बनाया गया, कमांडर इन चीफ। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं चार्टर को, राजलेख। अब राजलेख क्या था? राजा द्वारा जो डायरेक्ट जारी किया गया लेख था उसको बोला जाता था राजलेख। तो चार्टर जो है हर 20 साल पे आते थे और पहला चार्टर जो है 1793 में आया था। फिर उसके 20 साल बाद 1813 में आया, फिर उसके 20 साल बाद 1833 में आया, फिर उसमें हम लोग 20 साल ऐड करेंगे तो 1853 में आया। इसके बाद भी चार्टर आता, लेकिन 1857 में जो क्रांति हुई थी तो उसके बाद जो है भारत शासन अधिनियम लागू हो गया, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं 1793 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था। तो 1793 का जो चार्टर था वो पहला चार्टर था और इसमें जो है दो चीज़ हुआ था कि कंपनी का जो है एकाधिकार जो था व्यापार पर उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था और वेतन जो मिलता था ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो अब भारत से मिलने लगा था। पहले क्या होता था कि वहाँ से ही वेतन दिया जाता था, लेकिन अब जो है डायरेक्ट वेतन जो है भारत से जाने लगा उन लोगों को। इसी थ्योरी को जो है दादा भाई नौरोजी जो है अपनी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में एक्सपोज किए थे ब्रिटिशर्स की नीति को, जिसमें वो बताए थे कि भारत का पैसा कैसे ब्रिटेन जा रहा है। और वो अपना थ्योरी दिए थे 1867 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक एक बुक में। इसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ था? व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1830 के टाइम में क्या हुआ था कि 1813 के टाइम पे इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति हो रही थी। तो जब वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हो रही थी तो और सारी कंपनीज भी बोली कि हम लोग भी भारत जाकर के व्यापार करना चाहते हैं। आपको अगर चाहिए तो हम लोगों पे टैक्स लगा दीजिए, हम लोग भी मुनाफा कमाएंगे, आपको भी पैसा देंगे, आपको तो बस पैसा से मतलब होना चाहिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट मान गई और जो है वो अलाउ कर दी कि जाओ अब तुम लोग भी भारत जाकर के व्यापार करो। तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार चल रहा था अब तक व्यापार पे, उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन कुछ अधिकार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए छोड़ा गया। वो कौन कौन सा था? चाय पर और चीन पर। चाय का व्यापार जो है बस ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है भारत से, और चीन से जो व्यापार हो रहा था उसको भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। इसके अलावा शिक्षा पर जो है 1 लाख रुपया खर्चा किया गया। शिक्षा पर 1 लाख रुपया क्यों खर्चा किया गया होगा? अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा उनका अपना फ़ायदा था जो उन्होंने शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्चा किए। इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई तो उसमें वो लोग जीन्स बना रहे थे, शर्ट बना रहे थे, और भारतीयों का पहनावा है धोती कुर्ता। तो वो लोग सोचे कि अगर हम लोग इसको शिक्षित ही नहीं करेंगे तो ये लोग अपना धोती कुर्ता पहनेगा, और ये लोग धोती कुर्ता पहनेगा तो हम लोगों का बनाया जींस और शर्ट कौन खरीदेगा? तो इसीलिए पहले इन लोगों को शिक्षित करते हैं, तो ये लोग जब शिक्षित होगा तो हम लोगों का ये सामान खरीदेगा। तो इस सोच से जो है शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्चा किया गया था। इसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें जो चाय और चीन से व्यापार का जो एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसको भी समाप्त कर दिया गया। बोला गया कि व्यापारिक काम के लिए बहुत सारी कंपनी है, अब तुम बस राजनीतिक काम करेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया, तो आंसर होगा 1813। और क्वेश्चन अगर आएगा कि व्यापारिक एकाधिकार कब पूर्णतः समाप्त किया गया, तो आंसर होगा 1833। इसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी व्यापारिक काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी, कोई भी व्यापारिक काम नहीं करेगी, ऐसा बोला गया। वो बस क्या करेगी? तो राजनीतिक काम करेगी। इसके अलावा बंगाल का गवर्नर जो था, तो बंगाल का गवर्नर जो है भारत का गवर्नर कहलाने लगा। और पहले भारत के गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इसके अलावा केंद्रीकृत भारत का बजट अब तैयार होने लगा और केंद्रीकृत व्यवस्था जो है वो लागू हो गई। अब केंद्रीकृत व्यवस्था है क्या? पहले क्या होता था ना, बंगाल, मद्रास और बम्बई, इस तीनों जगह अलग अलग गवर्नर थे। तो ये जो व्यवस्था थी ना, इसको बोला जाता है विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था। और जब एक ही जगह से पूरे भारत पर कंट्रोल होगा तो इसको क्या बोला जाएगा? केंद्रीकृत व्यवस्था। एक जगह जो है सरकार बैठ करके पूरे भारत पर निगरानी करेगी, पूरे भारत के लिए बजट बनाएगी, पूरे भारत के लिए जब कानून बनेगा एक जगह से, तो उसको बोला जाएगा केंद्रीकृत व्यवस्था। तो केंद्रीकृत व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल व्यवस्था? तो 1833 में।
यहाँ से भारत का बजट भी तैयार होने लगा कि भारत पे कितना खर्चा करना है, नहीं करना है, ये लोग सोचेंगे। इसके अलावा कार्यकारिणी परिषद, जैसा हम लोग जानते हैं कि कार्यकारिणी परिषद में अब तक जो है 3 सदस्य हुआ करते थे। तो इसमें एक जो है मेंबर को ऐड किया गया जो थे विधि सदस्य, और बोला गया कि ये जो है विधि सदस्य बस अपना जो है मतलब सलाह देंगे। वोटिंग राइट्स में इनका कोई हक नहीं होगा, वोटिंग अधिकार जो है अभी भी इन 3 लोगों को ही दिया गया था। और पहले विधि सदस्य जो थे वो थे लॉर्ड मैकाले। 1833 के चार्टर को जो है सेंट हेलेना अधिनियम भी बोला जाता है। और इसके अलावा इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसी का परिणाम था ये 1833 का चार्टर, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई तभी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक कार्य का जो है एकाधिकार पूरी तरह समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है 1853 का चार्टर। इसमें भारत में जो है संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई। आज जो हम संसदीय प्रणाली देखते हैं उसकी शुरुआत जो है 1853 के चार्टर से ही हुई थी। इसके अलावा कार्यपालिका और विधायिका के कार्य को जो है अलग अलग कर दिया गया। और आईसीएस की शुरुआत हुई, मतलब प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुरुआत जो है 1853 के ही चार्टर से माना जाता है। 1855 में लंदन में शुरुआत हुई थी, फिर भारतीय बहुत विरोध किए तो 1922 में जो है ये इलाहाबाद में भी होने लगी। पहले इसकी शुरुआत भारत में भी थी, लेकिन क्या था ना कि बहुत ज़्यादा भारतीय मतलब भर्ती हो रहे थे, तो इसीलिए ये क्या किए कि लंदन में इसका परीक्षा आयोजित करने लगे। लेकिन फिर भारतीय लोग बोले, बहुत संघर्ष किए, उसके बाद फिर इलाहाबाद में ये लोग फिर से चालू कर दिए इसको 1922 से। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी निर्माण विभाग की स्थापना हुई और इस समय जो है गवर्नर जनरल डलहौजी थे। एक बार शॉर्ट रिकैप देखते हैं। 1793 में क्या हुआ था, 20 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया और अब वेतन जो है ब्रिटेन में भारत से जाने लगा। 1813 में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया और चाय और चीन का एकाधिकार बना रहा और शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च हुआ। इसके अलावा 1833 में चाय चीन से जो चल रहा था एकाधिकार वो भी खत्म हो गया, व्यापारिक कार्य पूरी तरह खत्म हो गया और राजनीतिक कार्य बस करेगी कंपनी। बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर कहलाने लगा और भारत के पहले गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। केंद्रीकृत व्यवस्था शुरू हुई। कार्यकारिणी परिषद में एक विधि सदस्य जुड़ा, कब तो 1833 में, और वो विधि सदस्य पहले कौन थे, लॉर्ड मैकाले। इसके बाद 1853 में भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई, कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग काम करने लगी और आईसीएस की शुरुआत हुई और पीडब्ल्यूडी विभाग का निर्माण हुआ।